आंख दुनिया की खिड़की, प्रकृति का एक चमत्कार, विकास की एक उत्कृष्ट कृति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंख की यात्रा का अनुकूलन, उत्परिवर्तन और आश्चर्यजनक परिवर्तनों की कहानी कैसे है? आइए इस कहानी का खुलासा करें कि आंखें कैसे विकसित हुईं और कैसे यह अभी भी हमारे विकासवादी अतीत के निशान और अवशेष लेती है। आंख की संरचनात्मक जटिलता दिमाग को उड़ाती है, लेकिन उससे भी अधिक जटिल मस्तिष्क है जो उन छवियों को संसाधित करता है जिन्हें हम देखते हैं। यदि मस्तिष्क प्राकृतिक चयन से विकसित हो सकता है तो आंख क्यों नहीं? सिर्फ आंख ही नहीं बल्कि शरीर का हर अंग विकास का परिणाम है। न केवल मनुष्य बल्कि आज देखे जाने वाले सभी जीवित प्राणी, साथ ही जो विलुप्त हो गए हैं, विकास के माध्यम से उभरे हैं। विकास का विरोध करने वालों का तर्क यह है, आंख जितना परिष्कृत अंग विकास के माध्यम से विकसित नहीं हो सकता। ऐसी सृष्टि के पीछे एक दिव्य शक्ति है जिसने आज हम सभी जीवित और गैर जीवित जीवों को बनाया है। वास्तव में वे चार्ल्स डार्विन को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति में इन पंक्तियों को लिखने का उदाहरण देते हैं। टाइटस ने डार्विन को संदर्भ से बाहर उद्धृत करने की अनुमति दी ताकि ऐसा लगे कि उन्हें उस सिद्धांत पर संदेह हो जो वह प्रस्तुत कर रहे थे। सरल शब्दों में डार्विन कह रहा था कि हाँ, पहली नजर में यह सोचना हास्यास्पद लग सकता है कि आंख जैसी जटिल चीज प्राकृतिक चयन के माध्यम से कदम दर कदम विकसित हो सकती है, लेकिन फिर वह जल्दी से यह समझाकर अनुसरण करता है कि अगर हम सरल बर्फ, थोड़ा अधिक जटिल बर्फ और विभिन्न जीवित प्रजातियों में अधिक उन्नत बर्फ के उदाहरण पा सकते हैं, और अगर प्रत्येक चरण ने जीव को किसी प्रकार का लाभ प्रदान किया, तो एक जटिल आंख का विचार कई छोटे परिवर्तनों के माध्यम से विकसित होता है, बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है। यह वास्तव में काफी तार्किक है। इसलिए अपने स्वयं के सिद्धांत को खारिज करने के बजाय डार्विन वास्तव में इस बात का सही तर्क पेश कर रहा था कि आंख जैसी जटिल चीज कदम दर कदम कैसे विकसित हो सकती है। इस प्रकार का बयानबाजी सेटअप, एक प्रश्न पूछना और फिर व्यवस्थित रूप से इसका उत्तर देना वैज्ञानिक लेखन में एक आम रणनीति है और डार्विन इसका मास्टर था। तो आइए देखते हैं कि क्या डार्विन सही था। क्या हमारे पास आंखों के कदम दर कदम विकास के सबूत हैं जो अभी भी हमारे बीच में रहते हैं? चलो जानते हैं। पृथ्वी पर जीवन लगभग 4 अरब साल पहले शुरू हुआ और आंखों के पहले निशान थे। वे कैम्ब्रियन के दौरान उभरने लगे, लगभग 5,000 साल पहले। इससे पहले अधिकांश जीवन नरम शरीर वाले थे, जिससे जीवाश्म सबूत मुश्किल हो गए। लेकिन हमें जो कुछ भी मिला वह दिखाता है कि तब भी प्रकाश, संवेदनशील कोशिकाएं, आंखों के आदिम संकेत मौजूद थी। यूग्लेना एक एकल कोशिका वाला जीवलें जो आज भी तालाबों में तैरता है। इसमें एक प्रकाश संवेदनशील आंख का स्थान है, एक आदिम संरचना जो इसे प्रकाश की ओर या दूर जाने में मदद करती है। यहीं से यह सब शुरू हुआ। साधारण कोशिकाएं अपनी आंखों से प्रकाश का पता लगाती हैं। यूग्लेना यह पता लगा सकती है कि प्रकाश है या छाया है। छाया एक शिकारी की हो सकती है। इस आदिम लाभ के साथ यह अपने शिकारी से किसी भी जीव की तुलना में बेहतर बच सकता है, जिसमें इस विशेषता का विकासवादी लाभ नहीं था। आगे आइए प्लेनेरियन फ्लैट कीड़ों की आंखें देखें। इन जीवों को जो मदद मिलती है वह यह है कि उनकी आंखें एक प्रकार के सकेट में होती हैं। प्लेनेरियन में 2 आंखों जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें ओसेली कहा जाता है, जो एक छोटे सॉकेट में साधारण आंखों के धब्बे होते हैं। ये ओसेली इस अर्थ में आंखें नहीं हैं कि वे हमारी आंखों की तरह छवियां बना सकती हैं, लेकिन वे प्रकाश संवेदनशील संरचनाएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति और दिशा का पता लगा सकती हैं। यह उन्हें न केवल शिकारियों से बचने में मदद करता है, बल्कि आसानी से भोजन खोजने में भी मदद करता है। वास्तव में यह समझने के लिए कि विकासवादी लाभ कैसे काम करता है, आइए स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर को देखें। आइए एक और आकर्षक उदाहरण ब्लाइंड मोल चूहे को देखें। यह कृंतक अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा भूमिगत गड्ढे में बिताता है। पीढ़ियों के बाद इसके पूर्वजों ने कार्यात्मक आंखों की आवश्यकता खो दी। आज इसकी आंखें अवशेष हैं, त्वचा की एक परत से ढकी हुई हैं। यदि आप उस त्वचा को छीलते हैं तो आंखें अभी भी वहां हैं। यह एक भूतपूर्वक याद दिलाती है कि क्या था। एक और अविश्वसनीय उदाहरण मैक्सिकन टेट्रा या अंधा गुफा मछली है। अंधेरे पानी के नीचे की गुफाओं में रहते हुए इन मछलियों ने हजारों वर्षों से अपनी दृष्टि खो दी है।
उनकी आंखों के सॉकेट अब सिर्फ त्वचा के टुकड़े हैं। फिर भी आंखों के विकास के लिए जिम्मेदार जीन अभी भी उनके डीएनए में मौजूद हैं। यह सिर्फ इतना है कि यह निष्क्रिय है। इससे पता चलता है कि विकास न केवल नई विशेषताएं बनाता है, बल्कि यह उन विशेषताओं को भी दूर करता है जो अब आवश्यक नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पैक्सचेक्स आंखों के विकास के लिए मास्टर कंट्रोल जीन से मिलता है। फल मक्खियों से लेकर मनुष्यों तक पैक्सचेक्स एक जीन है जो आंखों के गठन के लिए जिम्मेदार है। कशेरुक और अकशेरुक दोनों में आंखों के गठन के लिए यह मास्टर कंट्रोल जीन होता है। यदि फल मक्खियों पैक्सिस जीन में उत्परिवर्तन होता है तो इसमें बर्फ नहीं होगी। मनुष्यों में इस जीन में उत्परिवर्तन से आयरिश सिकुड़ सकती है या गायब हो सकती है। यदि कैम्ब्रियन जीवों में बर्फ थी तो इसका मतलब है कि यह जीन उनके अंदर भी काम कर रहा था। हालांकि पैक्सिस जीन इन जीवों से पहले भी मौजूद था। यह एक छोटे से कीड़े जैसी प्राणी में मौजूद है जो 600 मिलियन साल पहले प्रतिशोध समुद्र में तैरता था। यह प्राणी कशेरुक और अकशेरुक दोनों का सामान्य पूर्वज था। पैक्सिस जीन इन दोनों समूहों को उस सामान्य पूर्वज से पास किया गया था। कशेरुक जानवर लगभग 35 मिलियन वर्षों से हैं और उस समय से विशेष आंखें बनने लगी। कशेरुक में कैमरा प्रकार की आंखें और अकशेरुक में यौगिक आंखें होती हैं। मछली, उभयचर, सरीसृप पक्षी, स्तनधारियों सहित कशेरुकी जानवरों में कैमरा प्रकार की आंखें होती हैं। हमारी आंखों में प्रकाश लेंस के माध्यम से प्रवेश करता है और रेटिना पर गिरता है, जहां फोटोरिसेप्टर्स में दृश्य वर्णक प्रकाश का प्रतिक्रिया देते हैं। ये तीन वर्णक हमें रंग को महसूस करने में सक्षम बनाते हैं। यही कारण है कि हमारे पास जिसे हम त्रिरंग दृष्टि कहते हैं। आप इस वीडियो से अधिक समझ सकते हैं कि मैंने इस बारे में किया है कि हम रंगों को कैसे समझते हैं। अब इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण कि आंख क्यों डिजाइन नहीं किया गई थी, स्वयं डिजाइन में मौजूद है। मान लीजिए कि आपके पास प्रकाश पकड़ने के लिए एक लेंस और फोटोरिसेप्टर्स का एक सेट है। यदि आप एक डिजाइनर थे तो आप प्रकाश स्रोत की ओर फोटोरिसेप्टर्स को किस दिशा में संरेखित करेंगे ताकि अधिकतम प्रकाश को पकड़ा जा सके, है ना? खैर, अपनी आंखें खोलो। हमारे फोटोरिसेप्टर विपरीत दिशा में देख रहे हैं। आने वाली प्रकाश को फोटोरिसेप्टर्स तक पहुंचने से पहले कोशिकाओं और तंत्रिका तंतुओं की कई परतों से गुजरना होगा। यह प्रकाश को बिखर सकता है और विकृत कर सकता है, छवि की स्पष्टता को कम कर सकता है। जिस बिंदु पर ऑप्टिक तंत्रिका आंख से बाहर निकलती है वह एक प्राकृतिक अंधा स्थान बनाती है, क्योंकि उस क्षेत्र में कोई फोटोरिसेप्टर नहीं है। एक मस्तिष्क इस गायब जानकारी को भरता है, लेकिन यह अभी भी डिजाइन में एक दोष है। कौन सा बेवकूफ डिजाइनर ऐसा कुछ बनाएगा? दिलचस्प बात यह है कि ऑक्टोपस जैसे सेफेलोपॉड की आंखें हमारे समान हैं, लेकिन इसका पिछड़ा डिजाइन नहीं है। उनके फोटोरिसेप्टर सीधे सामने स्थित हैं, आने वाली प्रकाश का सामना करते हैं। यह अंधे स्थान को समाप्त करता है और अधिक कुशल प्रकाश मार्ग की अनुमति देता है। डिजाइन में यह अंतर अभिसरण विकास का एक शक्तिशाली उदाहरण है, जहां दो अलग अलग विकासवादी मार्ग अलग अलग मार्गों के माध्यम से समान समाधानों तक पहुंचते हैं। अब तक हमने साधारण आंखों के उदाहरण देखे हैं। कोई आंख नहीं, अपनी आंखों को देखा और देखा कि यह ऊंचाई और निचली है। अब आइए आंखों के कुछ उदाहरण देखें जो हमारी तुलना में बेहतर हैं। उदाहरण के लिए मंटिस झींगा का उदाहरण लें। उनके पास पशु साम्राज्य में सबसे जटिल आंखें हैं जो 12 से 16 प्रकार के रंग रिसेप्टर्स का पता लगाने में सक्षम हैं और वे ध्रुवीकृत प्रकाश और पराबैंगनी प्रकाश भी देख सकते हैं। उनके पास प्रत्येक आंख में त्रिकोणीय दृष्टि है, जिसका अर्थ है कि वे एक आंख से गहराई माप सकते हैं। टार्सियस से मिले। इन छोटे प्राइमेट्स की शरीर के आकार के सापेक्ष किसी भी स्तनधारियों की सबसे बड़ी आंखें होती हैं। उनकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि वे उन्हें अपने सॉकेट में नहीं ले सकते हैं, लेकिन वे अपने सिर को लगभग 180 डिग्री घुमा सकते हैं। उल्लू की तरह उनकी बड़ी आंखें रात की दृष्टि के लिए अनुकूलित हैं, जिससे उन्हें कम प्रकाश में कीड़ों और अन्य शिकार का पता लगाने की अनुमति मिलती है। स्कैलप्स पर ध्यान दें। उनके खोल के किनारे पर 200 तक छोटी आंखें होती हैं। इन आंखों में अवतल दर्पण होते हैं, लेंस नहीं, जो एक छवि को दोहरे स्तरित रेटिना पर फोकस करने के लिए प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। आगे हमारे आम ड्रैगन फ्लाई हैं। इनकी आंखें उनके सिर के अधिकांश हिस्से को कवर करती हैं, जिससे उन्हें लगभग 360 डिग्री देख सकते हैं। प्रत्येक आंख 30,000 व्यक्तिगत लेंस से बनी होती है, जो उन्हें गति के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है।
मधुमक्खियों में रंगीन दृष्टि होती है, लेकिन मनुष्यों के विपरीत जो लाल, हरा और नीला देखते हैं, मधुमक्खियां पराबैंगनी, नीला और हरा देखती हैं। कई फूलों में पराबैंगनी पैटर्न होते हैं जिन्हें अमृत गाइड के रूप में जाना जाता है, जिन्हें आप और मैं नहीं देख सकते हैं, लेकिन मधुमक्खियों के लिए स्पष्ट रूप से बाहर खड़े हैं। यदि एक तथाकथित परिपूर्ण रचनाकार ने मनुष्यों और सभी जीवित प्राणियों को डिजाइन किया, तो क्या आप उम्मीद नहीं करेंगे कि उसकी दृष्टि के लिए आंख हो? इसके बजाय हमें क्या मिलता है? एक पीछे की ओर रेटिना, अंधे धब्बे और आंखें जो सही से दूर हैं। आपको आश्चर्य कराता है कि सर्वशक्तिमान अच्छी दृष्टि देते हुए दूसरी तरफ क्या देख रहा है। तो सारांश में पशु राज्य में आंखों के विकास के स्पष्ट सबूत हैं। आप इसे इनकार कर सकते हैं, लेकिन यह आपकी आंखों के सामने ठीक साक्ष्य पर अपनी आंखें बंद करना होगा। याद रखें डार्विन ने क्या कहा, यदि हम उन मध्यवर्ती रूपों को खोज सकते हैं और यदि प्रत्येक कदम जीव के लिए उपयोगी है, तो आंख का विकास न केवल संभव बल्कि अपरिहार्य है। मुझे लगता है कि आपने इसे आज इस वीडियो में अपनी आंखों से देखा है ना? यदि आपको विकास की आंख खोलने वाली कहानी के माध्यम से यह यात्रा अंतर्दृष्टि पाई, तो इसे सिर्फ अपने लिए न रखें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अभी भी अंधेरे में हो सकता है कि आंख जैसी जटिल संरचनाएं कितनी जटिल हो गई हैं। इसे विज्ञान पर प्रकाश डालने दें, एक समय में एक वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो आपको विकास पर यह पूरी प्लेलिस्ट पसंद आएगी जो मैंने बनाई है। यह उन सभी लोगों के लिए भी एक बड़ा चिल्लाना है जो इस चैनल का सदस्य बनकर समर्थन करते हैं। हमारे नवीनतम सदस्य कपिल जीन के लिए एक विशेष चिल्ला। दोस्तों, मैं आपके समर्थन की सराहना करता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। संदेह रखें और मैं आपको देखूंगा, या मुझे कहना चाहिए कि आप मुझे अगले में देखेंगे।